Hello everyone. First of all, welcome to YouTube channel. In this video, we will discuss the explanation of Raman effect and देखेंगे हम concept of polarizability रमन स्पेक्ट्रा के अंदर. ठीक है, पहले तो हम explanation देखेंगे रमन इफेक्ट को. लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने रमन स्पेक्ट्रा को स्टार्ट किया था. आपका इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था कि रमन क्या होता है. आपका रमन जो रेलिंग लाइंस थे की थी, स्टोक्स लाइंस थे की थी, एंटी स्टोक्स लाइंस. ठीक है, इन थिंग्स को हमने देख लिया था. आपको समझ में आ गई होगी आई होप. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. वाइब्रेशनल रोटेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो भी आप देख सकते हो. बीएससी जो थर्ड ईयर का आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे. और जो स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर के हैं वो थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस आपका कंप्लीट बुक आपके फिजिकल के चारों जो आपके यूनिट हैं उनके हर एक के एमसीक्यू भी कवर हैं और सिलेबस का भी हर एक टॉपिक कवर किया गया है. तो आपका बीएससी का थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर दोनों का कवर है सिलेबस. तो आप उनको चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके. अब देखिए, हमें एक्सप्लेनेशन देखनी है रमन इफेक्ट की. तो इसको वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बेस पे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे करते हैं. वैसे हम इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होता है इसमें, जब आपको ये तो बताए कि कोई भी फोटोन है, मान लो आपका ये फोटोन है, ये आपका न्यूक्लियाई मान ले, या कोई फोटोन आ रहा है जिसकी म्यू है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी म्यू मान ली हमने. तो कोई भी फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी वो हीट करता है किसी भी न्यूक्लियाई के साथ में, तो वो डिपेंड करेगा आपका जो कोलिजन हो रहा है, जो ये आपस में टकरा रही हैं, वो कोलिजन किस प्रकार का. एक कोलिजन होता है आपका इलास्टिक होता है, एक होता है इन इलास्टिक. इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का, परफेक्टली इलास्टिक में. ठीक है, और इन इलास्टिक में लॉस होता है. वो वैसे हमें कोलिजन पहले से भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे सिंपल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वांटम थ्योरी वर्क कर रही है. ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ गया कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक. तो हमने क्या देखा कि कोई भी फोटोन था उसकी फ्रीक्वेंसी वो हीट किया न्यूक्लियर के साथ में. तो कोलिजन अगर इलास्टिक है तब हमारे पास जो स्केटर होके जो फोटोन्स आते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी और जो इंसिडेंट फोटोन है दोनों की इक्वल मिलेगी. मीन्स इंसिडेंट की और स्केटर्ड की दोनों की आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल मिलेगी. ठीक है, किसके केस में, आपका इलास्टिक के केस में. और हमने आपको बताया था कि अगर आपका पास सेम है, इंसिडेंट और स्केटर्ड दोनों इक्वल होती हैं, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है आपके पास रेलिंग लाइंस की. ठीक है, तो वो रेलिंग स्कैटरिंग होगी. यह एक्सप्लेन कर दिया, रेलिंग स्कैटरिंग हो रही है. दूसरी साइड क्या हो सकता है, अगर कोलिजन आपका इनइलास्टिक है तो दो केस हो सकते हैं. ठीक है, आपका इनइलास्टिक में. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर आपके पास इंसिडेंट और स्केटर्ड वाले दोनों इक्वल होंगी तो आपके पास क्या होगी, वो रेलिंग लाइंस होती हैं. और कौन सी की बात है, जब इलास्टिक कोलिजन है. इन इलास्टिक में क्या होगा आपका, वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी. अगर आपके ये हमने देख लिया था वी आई अगर ज़्यादा है वी एस से, ठीक है, वी आई की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कौन सी लाइन्स होती है आपकी, स्टोक्स स्केटरिंग हो जाएगी. अगर वी एस ज़्यादा है वी आई से तब हमारे पास क्या होती है, एंटी स्टोक्स स्केटरिंग हो जाती है. ठीक है, तो इनइलास्टिक में जो कंजर्वेशन का लॉ होता है ना उसको होल्ड करती है. जो टोटल एनर्जी हम देखते हैं कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम है, या कितनी आपका रेडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है. तो जब कोई मॉलिक्यूल आपका थोड़ी सी एनर्जी गेन करता है तो आपके फोटोन है ना वो स्केटर करती हैं लेस एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी से. अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है आपका, स्केटर्ड की फ्रीक्वेंसी अगर कम है इंसिडेंट से, तब हमें पता है कि स्टोक्स लाइन आ जाएगी. और स्केटर्ड की ज़्यादा है इंसिडेंट से, तब आपके पास एंटी स्टोक्स लाइन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इनको मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स उस वैसे भी समझा सकते हो आप. जैसे यहाँ पे आपका एनर्जी ले लो, तो स्टार्टिंग में जैसे आपका एनर्जी हमें पता है कि ये आपका एच म्यू अपनी जो कोई फोटोन है तो उसने ऑब्जर्व की, नहीं स्केटर्ड होएगी. तो ये तो है उसके ऊपर गिरी, इंसिडेंट होगी. बाद में ये हमने मान लिया कि आपके पास ये स्केटर्ड की होगी, ये इंसिडेंट की स्केटर्ड की. तो देखो इंसिडेंट कितनी है, स्केटर्ड कितनी है, तो मीन्स इंसिडेंट ज़्यादा है स्केटर्ड से. दैट मीन्स कौन सी केस में रही है, स्टोक्स लाइन. अगर रेलिंग दिखाओगे तो दोनों इक्वल दिखा दोगे आपकी, ये एच म्यू आई इंसिडेंट वाली और ये एच म्यू आपके स्केटर्ड वाली. ठीक है, तो यहाँ पे वी एस वी इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपके पास रेलिंग स्कैटरिंग. और दूसरा आपका कौन सा है कि अगर आपके पास इंसिडेंट जो है वो कम है और जो स्केटर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वी एस, ये आप ज़्यादा मानोगे. तो मीन्स ये तो स्टेट बता रखे हैं जैसे 0 से 1 ग्राउंड स्टेट है. तो वी एस ज़्यादा है वी आई से, तब आपके पास कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टोक्स स्केटरिंग हो जाएगी. तो हमने केस डिस्कस किए हैं.
कि सिंपल जब आपका कोई भी फोटोन ऑफ लाइट आया, वो स्ट्राइक किया मॉलिक्यूल के साथ, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइट होंगे हाइयर वाइब्रेशनल लेवल में। जैसे ये आपका वाइब्रेशन 0 स्टेट तक है, यहाँ 1 2 3 ऐसे, तो हाइयर वाइब्रेशन, तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल आपका बैक भी कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट तक भी। तो उसमें हम रैलिंग स्ट्रक्चर्स देख लिए हमने, जो आपका स्ट्रोक्स है, एंटी स्ट्रोक्स हैं, उनको देख लिया। और वैसे ही जो रेलिंग लाइन होती है ना, उनकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं स्टोक्स लाइन की बजाय, और एंटी स्टोक्स लाइन्स होती है ना, वो स्टोक्स लाइन की बजाय लेस इंटेंस होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सी होती है आपके पास, रेलिंग लाइन्स। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन है इन रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कई बार तो आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे रमन स्पेक्ट्रा से पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन रमन इफेक्ट बताओ, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी बताओ, रमन स्पेक्ट्रा में क्या है। देखो सिंपल क्या है कि जब कोई भी आपका मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो जैसे रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सारी रेज आती हैं विबज्योर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई भी मॉलिक्यूल आपका इंटरेक्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो वो क्या करता है, आपका डिस्टोरेशन को कोज अंडर को जाता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है ना, उसमें डायपोल की फॉर्मेशन होती है। पोलराइजेबिलिटी में डायपोल्स होते हैं ना, जैसे कैटाइन आपका है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऐसे डायपोल चार्ज का क्रिएशन होना, पोलराइज्ड होना, तो एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है आपका म्यू, और वो डायपोल मोमेंट डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा कांस्टेंट, म्यू डायरेक्टली ई के, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए अल्फा, तो म्यू इक्वल टू अल्फा ही होता है आपका। ठीक है, तो ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और अल्फा आपका पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब आपके पास कोई भी स्पेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे आपने मान लिया कि टेट्रा कार्बन टेट्रा ये है CH4 है, ठीक है, मीथेन है, CCA कार्बन टेट्राक्लोराइड है आपका, ये इंटरेक्ट करे रेडिएशन के साथ में, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्ड जो फॉर्म कर रहे हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में सारे, तो तब आपके पास जो पोलराइजेबिलिटी है ना, वो इंड्यूस्ड हो रही है। वाट एवर जो भी आपका डायरेक्शन आप अप्लाई कर रहे हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड अप्लाई कर रहे हो, वो अपोज ये कर रही है, तो वो सभी आपका आइसोट्रोपिकली पोलराइज, मतलब इक्वली हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक मॉलिक्यूल हो गया दूसरे की डायरेक्शन सेम ही है। जितने भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं या आपका लीनियर एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जितने भी नॉन स्पेस, सभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग बॉन्ड बनाइंग मॉलिक्यूल आसानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करते हैं, जो बॉन्ड के पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये अप्लाई होता है परपेंडिकुलर एक दूसरे, तब आपका अनआइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल होगा। ठीक है, तो दो टर्म है आपके पास, आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल और अनआइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल। ये कब होता है ये हमने बता दिया, आप अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे ई आपका पता साइन वेव की टर्म में 2 पाई म्यू टी, ओमेगा टी होता है, वैसे आपको पता है कि ओमेगा क्या होती है 2 पाई म्यू होती है, तो वहीं लिखा है हमने 2 पाई म्यू। ई इक्वल टू ई नोट साइन पाई म्यू टी। ई नोट क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है जो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेडिएशन में सारे फील्ड। वी आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, अल्फा इंटू ई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नोट साइन 2 पाई म्यू इंटू टी, ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो हमने देख लिया कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है, उनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एमिट कर रहा है रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वी को। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल की चेंज होती है ना, तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो लेवल ना वो भी चेंज होंगे। तो पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है तो मॉलिक्यूल में आपका वाइब्रेशन भी कर रहे हैं आपका मॉलिक्यूल, तो हम अल्फा को क्या, अल्फा का साइन होता है पोलराइजेबिलिटी के लिए, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा नोट प्लस में बी, जो ये टर्म थी वो साइन 2 पाई म्यू एंड एन आपका वाइब्रेशन ये ले, तो अल्फा नोट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी है आपका कंडीशन पे जो सेम, और बी आपका रेट है कितना चेंज हुआ है पोलराइजेबिलिटी में जब वाइब्रेशन कर रही है ना तब। तो अब आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू ये अल्फा की वैल्यू आप पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा अल्फा नोट प्लस में बी साइन 2 पाई म्यू एंड टी इंटू ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे हम। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, अल्फा नोट ई नोट जो भी है ना सिंपल वही कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा अल्फा नोट ई नोट, ये हो जाएगा साइन 2 पाई म्यू टी, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है कुछ नहीं है इसमें, ई नोट बी साइन 2 पाई म्यू एन टी साइन
2 पाई म्यू टी। अब आपको पता है कि हम मैथ में ही पढ़ते आए कि साइन ए इंटू साइन बी का क्या फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा 7th 8th में ही आ जाता है फार्मूला। तो साइन ए साइन बी का क्या होता है, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, जो भी आपका एंगल होता है, जैसे ये यहाँ पे यार 2 पाई म्यू टी है, यहाँ पे एन टी है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। इसको कोई चेंज नहीं करना, इसी में लगाएंगे फार्मूला। तो साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दो तो 1/2 कोस ए माइनस बी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फार्मूला आपका, म्यू इज इक्वल टू अल्फा नोट, ये तो था ही हमारा सेम, ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी, यहाँ पे क्या गया प्लस में बीटा भी है 2, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा कोस, एंगल क्या है 2 पाई बाहर ले लो आप, वी एन टी बच गया, तो ए माइनस बी क्या था हमने एन, और इंटू टी माइनस में आपका कोस 2 पाई ए प्लस बी वी प्लस में वी एन टी। तो ये हमने देख लिया कि इसमें 3 फ्रीक्वेंसी की टर्म आती हैं जब ऑसिलेटिंग डायपोल वाले में। जो फर्स्ट टर्म है वो तो है आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वाली, जो एक्सप्लेन करती है रेलिंग स्कैटरिंग को, और जो ये वाली सेकेंड टर्म है आपके पास जो v माइनस वी डैश वाली, ये रिप्रेजेंट करती है स्टोक्स को, और v प्लस वी डैश है ये आपका रिप्रेजेंट करती है एंटी स्टोक्स को। सिंपल समझ सकते हो कि रेलिंग में दोनों इक्वल होते हैं इंसिडेंट स्कैटर के, तो ये तो रेलिंग को बता रही है, ये वाली टर्म रेलिंग को एक्सप्लेन करोगे आप वैसे लिखोगे तब। और v माइनस वी एन हमने बताया था कि इंसिडेंट ज़्यादा होती है, स्कैटर्ड कम होती है, किसमें, स्टोक्स में, तो v माइनस वी एन उसमें कुछ डिक्रीज हो रहा है, वो इस साइड आती है आपके, ये मैंने बताया था। जैसे ये स्ट्रोक्स हैं, जैसे ये रेलिंग लाइन होगी फॉर एग्जांपल, यहाँ स्ट्रोक्स है कि एंटीज, तो वी मान लो ये वी माइनस वी डैश और ये पी प्लस वी डैश, तो वही हमने बताया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल आपका रमन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल क्या होता है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, और जो भी टॉपिक्स एडवांटेजेस वगैरह रहती हैं, जो लास्ट वीडियोस होगी हमारे रमन स्पेक्ट्रा की, अनकम्प्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।